हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है यूनिट 2 का, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो इसका आंसर है बच्चों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। पारित होने के 2 महीने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय संविधान कठिन परिस्थितियों में भी अपना निर्णायक भूमिका अदा करता है। भारतीय संविधान में वाकई ऐसी विशेषता हैं जिसके कारण भारतीय संविधान को सर्वगुण संपन्न की संज्ञा भी दी जाती है। उसके बाद बच्चों इसका पहला लिखित और विस्तृत संविधान। हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है और विस्तृत है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। मौलिक नियमों का प्रावधान नहीं दिया गया, यानी मौखिक रूप से जो बोला जाता है चीज़ें होती है उसको किसी प्रकार की प्रावधानता नहीं दी गई है हमारे संविधान में। जो लिखित है उन्हीं पे वैलिड होगा। उसके बाद है जो भी कानून बने हैं सभी लिखित रूप में बने हैं। जो भी कानून हमारे देश में अब तक बना है वो लिखित रूप में है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। जो पहले संविधान बना हुआ था पुराना, उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान 2022 में देखा जाए तो इसमें 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई है। समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन होता रहता है, इसलिए इसे विस्तृत दस्तावेज भी कहा जाता है। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है इसका, कठोरता एवं लचीलापन का मिश्रण। हमारे देश का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीलापन है, इन दोनों का मिश्रण है। तो भारतीय संविधान को कठोर और लचीला कहा जाता है। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है। कठोर संविधान उसको कहा जाता है जिसमें लगभग संशोधन करना मुश्किल हो जाता है या बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती है, तो उसको हम कठोर संविधान कहते हैं। वही लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है, यानी बदलाव करना बहुत ही आसान होता है। और भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान भी है जहाँ प्रक्रिया बड़ी जटिल है, और कुछ संविधान की कुछ चीज़ें ऐसे प्रावधान हैं भारतीय संविधान में जो काफ़ी जटिल है, और वह बहुत प्रावधान ऐसे भी है जहाँ बहुत आसानी से संशोधन हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे संविधान में प्रावधान हैं जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार को होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, उन्हीं के पास ये अधिकार होता है, जहां वो उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में पास करवा के फिर उसको संशोधन कर सकते हैं। बाकी किसी राज्य और किसी संघ के द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान की एक विशिष्ट विशेषता है और उसका धर्मनिरपेक्ष होना। भारत का जो संविधान है उसका एक विशिष्ट विशेषता है। उस विशेषता का मतलब ये होता है कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, और भारतीय संविधान द्वारा यहाँ के नागरिकों को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी धर्म को अपना सकते हैं। सभी धर्मों को समान आदर दिया जाएगा या आदर किया जाएगा, और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये है आपको तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है इसका, विभिन्न देशों के संविधान से उपयोगी प्रावधान ग्रहण करना। जब हमारे देश में संविधान बन रहा था तो विभिन्न देशों का संविधान को अध्ययन किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, और निर्माताओं के द्वारा अध्ययन करने के बाद जो उन्हें उपयोगी लगा उनको ग्रहण कर लिया, यानी हमारे संविधान में उसे जोड़ दिया गया। तो इसमें है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके उसमें से उपयोगी प्रावधानों को अपना लिया। जैसे कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया था, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन की शक्तियाँ लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया था का प्रावधान लिया गया था, और अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया था।
उसके बाद है 5वां पॉइंट इसका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी प्रदेश का हो या निवासी हो, उसे भारत का ही नागरिक माना जाएगा। हमारा देश क्या है, यस यूनियन कंट्री है, संघ से मिला, यानी 28 राज्यों से मिल करके बना हुआ एक देश है, इसको संघ देश कहा जाता है। तो उसमें बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं। अब 28 राज्य में से आप किसी राज्य के नागरिक हो तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। एकल नागरिकता के से भारत को एक सूत्र में बांधा गया है, मतलब एकल नागरिकता की वजह से जो भारत को एक सूत्र में जो है बांध कर रखा गया है। उसके बाद है 6ठा पॉइंट इसका एकात्मकता एवं संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की व्यवस्था प्रदान करवाता है। संघीय मतलब राज्यों के द्वारा अलग अलग, हमारे देश में एक देश तो है लेकिन उसमें अलग अलग स्टेट बटा हुआ है, उसमें अलग अलग राज्य में सरकार भी है और एक प्रधान सरकार भी होता है जिसको केंद्र सरकार कहा जाता है। तो संघीय सरकार की व्यवस्था प्रदान करता है। अनुच्छेद में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया। हमने बताया था कि 28 राज्यों का एक संघ है जिसे भारत कहा जाता है। तो अनुच्छेद में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। संविधान में एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधानों आदि एकात्मकता की भावना को प्रबल करता है। यानी हमारे देश के संविधान जो उसमें एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, उसका आपातकालीन प्रावधान है, जिसकी वजह से एकात्मकता की भावना को प्रबल करता है। उसके बाद हो गया आपको 7वां पॉइंट एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, जिसमें जिला न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक आप न्याय के लिए न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। यानी अगर आपको जिला न्यायालय से नहीं मिल पाता है, सही तरीके से आपको प्रेडिक्ट नहीं हो पाता है, तो आप उच्चतम न्यायालय, उसके बाद से पहले हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट रुक कर सकते हैं। हाई कोर्ट से कि अगर आप अपने फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब वो सुप्रीम जो वो फैसला सुना देगा वो आपको मानना ही होगा। जिला न्यायालय का जो फैसला आता है उसको आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, यानी हर राज्यों में हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। और उच्च न्यायालय के फैसलों से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अगर वहाँ से फैसला अगर सेम आ जाए तो फिर आपको मानना होगा। हमारे देश में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 8वां राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 50 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, यानी कल्याणकारी लोगों के लिए किस तरह की चीज़ें निकाला जाना चाहिए, किस तरह का प्रावधान करना चाहिए। तो एक कल्याणकारी जहाँ पर उस राज्य के लोग परेशान ना हो किसी चीज़ों से, इस तरह की राज्यों का स्थापना करना होता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। एक सिद्धांत है जो लोग सोचते हैं, अपना तरीका बनाते हैं, इसको कानूनी रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है 9वां वयस्क मताधिकार। भारत के सभी नागरिकों को जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी आप कास्ट वाइज, कलर वाइज आप इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई भारत के नागरिक है, 18 साल का हो चुका है, तो वो वोट करने का अधिकार उसको मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बच्चों इसमें एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं, मौलिक अधिकार। सब जानते हैं इसलिए हमने इसमें लिखा नहीं है। मौलिक अधिकार को भी आप लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।